नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दोस्त स्तर पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास विषय का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक नगर। पिछले दो चैप्टरों में हमने जाना, चैप्टर 1 में हमने जाना कि हमें इतिहास के बारे में क्यों जानना चाहिए, हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, तथा अंत में हमने उसमें जाना कि तिथियाँ क्या हैं, कि अगर आज 2024 है तो किस प्रकार से 2024 है। अध्याय 2 में हमने आरंभिक मानव के जीवन शैली का अध्ययन किया कि आरंभिक मानव कैसे जानवरों को शिकार करते करते, वस्तुओं का भंडारण करते करते कैसे वो एक स्थायी जीवन की तरफ गया, कैसे उसने पशुपालन शुरू किया, कैसे वो कृषक बना और कैसे उसने अपनी बस्तियाँ विकसित की। आरंभिक बस्तियाँ गाँवों के रूप में थी। अब जब मानव ने बस्तियाँ विकसित की तो उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से रहने लगे जीवन में, तो एक नगर का रूप लिया। अब आज हम जानेंगे कि आरंभिक नगर कैसे होते हैं, जो आज के नगर जो शहरों से कैसे भिन्न होते थे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अध्याय 3 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए ये एनसीईआरटी कक्षा 6 है। कक्षा 6 में एक कहानी के रूप में इतिहास को दर्शाया गया है। देखिए इतिहास जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे तब तक आपको इतिहास पढ़ने में, समझने में बहुत ही तकलीफ होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार वो जो उन वस्तुओं से जो पुरातत्वविद को प्राप्त होती हैं, पुरातत्वविद उनका अध्ययन करते हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ एकत्रित करते हैं और उस जानकारियों को एकत्रित करके इतिहासकार इतिहास की रचना करते हैं। तो दोनों ही पुरातत्वविद हो या इतिहासकार हो, दोनों ही अपने अध्ययन में कहीं ना कहीं कल्पना से जुड़े होते हैं। तो इतिहास अगर आप कल्पना करेंगे, थोड़ा कल्पना करेंगे, तो आप इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसी का कल्पना को आगे बढ़ाते हुए कोई एनसीईआरटी का कक्षा 6 में जब भी कोई अध्याय शुरू होता है तो उसमें एक शुरू में कहानी देते हैं। वो कल्पना की परिसंरचना निर्धारित करते हैं, उसकी रूपरेखा निर्धारित करते हैं कि इस अध्याय में कैसे आगे पढ़ना है। वो कहानी देखिए यहाँ पे अध्याय 3 की। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे भुताहा घर कहते हैं। देखिए टूटा फूटा घर हमारे आसपास रहता है, उसको लोग अक्सर भुताहा घर कहते हैं, बच्चों को डराने के लिए कि यहाँ भूत रहता है, यहाँ नहीं जाना है। उसी प्रकार जसपाल और हरप्रीत की गली में कोई खंडहर रहा होगा जिसे लोग भुताहा घर कहते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी? दूसरी महिला ने कहा। 2 महिलाएं थी, दोनों महिलाएं उस खंडहर को देख रही थी। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, उसकी बनावट देखो। दूसरे ने कहा कि आपने लकड़ी पे इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों। देखिए इस कहानी का अर्थ क्या है कि एक खंडहर था जिसको लोग भुताहा कहते थे। वहाँ 2 महिलाएं आई, दोनों बुलाएं उसकी तारीफ कर रही थी कि एक सुंदर नक्काशी, वास्तुकला अच्छी है। वो मंत्री जी से पत्र लिख के उसको संरक्षण की भी बात कर रही थी, इसको बचाने के लिए भी। तो जसप्रीत और हरपाल ने कल्पना की कि जिस भवन को, जिस जगह को हम लोग खंडहर या भुताहा घर कहते हैं, उसको इतने लगाव क्यों है, उसको संरक्षित क्यों करना है, उसको तो साफ सफाई करना चाहिए। तो जब ये परिकल्पना की तो आगे की कहानी जानने की जिज्ञासा हुई जसप्रीत और जसपाल और हरप्रीत को कि ऐसा क्यों है। देखिए आगे देखिए, ये एक कहानी थी, बहुत ज़्यादा इसमें समझने के लिए नहीं है। हड़प्पा की कहानी। देखिए सबसे पहली या पुरानी सभ्यताओं में हड़प्पा। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं, देखिए बहुत पुरानी कहानी इमारतें होती तो वो उस टाइम की संस्कृति और जो चीज़ें
थी वो उसके बारे में बताती है। वैसे ही कोई भी पुरानी कहानी इमारत होगी अपनी कहानी बताएगी। देखिए, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे में बिछाई जा रही तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा करके एक स्थल था जहाँ पे पहली बार जब 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले यानी कि करीब 1800 के आसपास, 1880 के आसपास, जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पे कुछ ईंटें मिली, खंडहर मिला जो जिसमें बहुत अच्छी ईंटें थी। तो ईंटों को जब मिले तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में, तो वो इंजीनियर उसको उखाड़ के ले गए कि इससे हम रेलवे लाइन बनाएंगे। इससे क्या हुआ कि इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो हड़प्पापुरा स्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में है, वो पहले, क्योंकि पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान ही की था। 14 अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बना और भारत एक अलग देश बना। तो जो स्थल कभी भारत में थे वो आज पाकिस्तान में, तो उसी में एक स्थल था हड़प्पा, सिंधु नदी के आसपास में है ये। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में। पूरा स्थल हमने पिछले अध्याय में पूरा स्थल क्या, जो पुराना स्थल है जहाँ पे इतिहास की चीज़ें मिलती हैं, पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ें मिली उनको पूरा स्थल कहते हैं। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंड है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडों से हजारों ईंटें उखाड़ लेंगे, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें नष्ट हो गई। देखिए, आज के युग में हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए, अगर इंजीनियरों को पता होता कि ये खंडहर नौ के एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं, तो क्या वो ईंटें उखाड़ के ले जाते? नहीं ले जाते, क्योंकि उससे इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती, सरकार उसको संरक्षित करती। लेकिन जानकारी के होने के अभाव में वो अपने ईंटें उखाड़ के ले गए, जिससे इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखिए, 80 साल पहले यानी 70 साल बाद, 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही तो उन्हें खंडहर मिला, तो वो ईंटें उखाड़ के ले गए। लेकिन जब 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने उस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि ये जो स्थल है वो एक पुराना शहर है, ये एक पुराना शहर है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा जगह में खोजी गई। उसके बाद से इस तरह की जितनी भी इमारतें या जितनी भी चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो आप ये समझें हड़प्पा नाम क्यों, हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम हमें जो इस हड़प्पा इस संस्कृति सभ्यता के अवशेष मिले थे वो हड़प्पा से ही मिले थे, इसलिए इसके बाद इसके आसपास जितनी भी चीज़ें मिली है, जितनी इमारतें मिली, उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और ये नगर करीब 4700 साल पहले, इन शहरों का करीब 4700 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग ईसा से लगभग 2700 वर्ष पहले ही, देखिए लगभग 4700 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? देखिए, जब पुरातत्वविदों ने इस पे और खोज की या खुदाई की तो उन्हें एक विस्तृत, एक बहुत विकसित नगर मिला। उस नगर में क्या विशेषताएं थी, आगे देखिए। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचाई में बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में बना था। देखिए, नगर के 2 हिस्से थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग होता था थोड़ा सा ऊंचाई में बनाते थे, और जो पूर्वी हिस्सा था तो थोड़ा निचले इलाके में बनता था। ऐसा क्यों? देखिए, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। देखिए, ये याद रखिएगा कि जो ऊंचाई वाले इलाके थे, पश्चिमी ऊंचाई वाले इलाके, उनको नगर दुर्ग कहा गया और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। पुरातत्वविदों ने नाम दिया है अपनी कल्पना से या अपने ज्ञान से, उन्होंने नाम दिया है। दोनों हिस्से की 4 दीवारें पक्की ईंटों की, देखिए हिस्से चाहे पश्चिमी हो या पूर्वी, लेकिन हिस्से की 4 दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। ये देखिए, आज के ज्वाले में भ्रष्टाचार में पुल बनते ही गिर जाते हैं, लेकिन देखिए आज से 4700 वर्ष पूर्व की जो ईंटें थी वो इतनी अच्छी थी
कि वो दीवारें आज भी खड़ी हैं, तभी हमें उनके अवशेष मिले। तो कल्पना कीजिए कि शायद उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीक थी, वो हमसे ज़्यादा उन्नत थी। पुराने पुल खड़े रहते हैं, नए पुल बनते गिर जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगरदुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्व में महान स्नानागार कहा है। आप याद रखिएगा, कभी कोई पूछता है, बहुत से एग्जामों में पूछा है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि महान स्नानागार कहाँ मिला। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। ये कहाँ बनाए थे, किस साइड बनाए? कुछ नगरदुर्ग यानी पश्चिमी भाग में कुछ स्पेशल इमारतें बनाई जाती थी, और उसमें से एक था खास तालाब जो मोहनजोदड़ो, जिसे महान स्नानागार कहा गया। ये पूछा जाता है हड़प्पा संस्कृति में महान स्नानागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी रिसाव रोकने, देखिए तालाब कितने 4700 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, और उस टाइम ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था तालाब को बनाने में। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत बिछाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई, तो चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। देखिए महान स्नानागार की खासियत बता रहे कैसे था कि एक बड़ा सा तालाब होता था, दोनों तरफ से उसमें सीढ़ियाँ बनाई जाती थी उतरने के लिए, और इस तालाब के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। आजकल के होटल स्विमिंग पूल के अगल बगल कमरे बना देते हैं, सेम उसी तरीके से बनाए जाते थे, और कुएं से पानी भरते थे और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता। वैज्ञानिकों ने फिर देखिए पुरातत्वविदों ने फिर परिकल्पना की कि शायद यहाँ पे विशेष नागरिक विशेष अवसरों पे स्नान करते थे। ये देखिए कल्पना है, ये कहीं लिखित नहीं है, कहीं प्रमाणित नहीं है, लेकिन कल्पना है। कालीबंगा लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। देखिए आरंभिक नगर एक आपका हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदड़ो, अब आगे 2 हैं, एक है कालीबंगा और लोथल। यहाँ क्या मिला? यहाँ स्पेशल अग्निकुंड मिले। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि महान स्नानागार कहाँ मिले, तो मोहनजोदड़ो में, और अग्निकुंड कहाँ मिले, तो कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल कुछ अन्य नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। देखिए भंडार गृह कालीबंगा में भंडार गृह नहीं मिले, लेकिन बाकी 3 शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह मिले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सिंध प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। देखिए ये सामान थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या क्या मिले हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हड़प्पा संस्कृति पूछी जाएगी कि कहाँ कहाँ है आज के ज़माने में, आज के समय में कहाँ है, तो आधुनिक नगर में है, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, जो भारत से लगा हुआ जो पंजाब है वहाँ पे, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। और इन सभी स्थलों से पुरातत्व को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, वस्तुओं के उदाहरण है। ये देखिए, ये हड़प्पा घाटी सभ्यता के आरंभिक नगर। देखिए ये है आपका लोथल, ये है आधुनिक गुजरात। लोथल में बंदरगाह भी मिला है, अभी आगे आप पढ़ेंगे। ये सिंधु, देखिए इसके ये है मोहनजोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, ये हड़प्पा। अच्छा, इस हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? कि देखिए ये जितने भी इसके प्रमुख नगर हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुताको, चंदूरदड़ो, गंगेरीवाला, ये सब सिंधु घाटी के आसपास मिले हैं, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह बोलते हैं। ठीक है, लोथल में बंदरगाह भी देखिए, आगे पढ़ते हैं। ये देख लीजिए जो कह रहे हैं ना आरंभी, क्योंकि आप अगर मैं बना पाऊँ, ये देखिए ये है ना, ऐसे ऐसे करके इंडिया ऐसे, तो वो आधे इधर है आधे उधर है। हड़प्पा के नगरों की ईंटों की चुनाई देखिए, जो दीवार थी
जो मिली हैं वो देखिए यहाँ पे हड़प्पा के नगरों में, ये हड़प्पा में जो दीवार मिली है उसकी बात कर रहे हैं, उसका ये चित्र है। देखिए, और ये महान स्नानागार, देखिए महान स्नानागार में ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे ये कमरे हैं, कुएं से पानी भर जाता था। ये चित्र देख लीजिए। स्लाइड के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पूरी पीपीटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। भवन, नाले और सड़कें। अब देखिए नगरों की जो विशेषता है, तो आगे देखिए भवन, नाले और सड़कें कैसी होती थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे। देखिए 2 मंजिलों के घर तब भी बनते थे, आज से 4700 वर्ष पूर्व। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, चारों तरफ कमरे, एक आंगन, जैसे आजकल के गाँवों में आप देखने को मिलेगा आपको। अब तो शायद आंगन बहुत जगह खत्म हो गए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर नगरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती। घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ हुआ था। इस पैरा को पढ़िए, ये क्या आज की कुछ बातें करता है? बिल्कुल। जो आजकल बड़े बड़े शहरों में जो सीवरेज प्लांट होता है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। नाले ढके रहते हैं, आज के शहरों में ढके रहते हैं, सीधी लाइन में बनाया जाता है। हर नाली में हल्की ढलान होती है ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता है। उन सड़कों की नालियों को बड़े नालों में मिला दिया जाता है। उन सड़कों, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये आपका मेन रोड है और ये आपकी घर की गली है। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका घर है, ये आपका पड़ोसी का घर है, ये एक दूसरे पड़ोसी का घर है। ये साइड से नाली जाएगी। इस क्या करेंगे, सबसे पहले इस घर की नाली को इसमें मिलाएंगे। ठीक है, इस साइड से भी जाएगी सड़क के दोनों, ये और ये एक नाला जा रहा है, बड़ा सा नाला। ये नाला जाके इसमें मिल जाएगा, नाली जाके बड़े नाले में मिल जाएगी। आपके यहाँ मिली, ये जाके यहाँ मिल गया। ठीक है, नाले को ढके जगह पे मेन, देखिए ये ढके रहते थे। अगर ढके रहेंगे तो सफाई कैसे करेंगे, तो मेन होल, जो आज के ज़माने में मेन होल बना देते थे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे साफ़ है, यहाँ पे नहीं साफ़ है, तो फिर ये इसको खोल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, जिसकी जिनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। ठीक है, कुछ ऐसा है। नगरीय जीवन कैसा था, नगर में क्या होता था, कैसे लोग रहते थे आज के ज़मानों में, नाइट लाइफ कैसी थी, दिन की लाइफ कैसी थी। ये देखिए हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। देखिए परिकल्पना की यहाँ पे, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये आर्किटेक्ट, यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो नगरों की खास इमारतें बनाने में जुड़े रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर विदेशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनमें बच्चे खेलते होंगे। लेकिन नगर के जीवन में उसने एक परिकल्पना की है, उसने सोचा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते थे जो नगर बनाने का काम करते हैं। मतलब कैसे इमारतें बनेंगी, कैसे चीज़ें बनेंगी, कैसे क्या होगा, तो वो शासक हुए। उसको उन्होंने पुरातत्वविदों ने शासक बोला। और शासक क्या है, देखिए कोई भी आप जब निर्माण करते हैं तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों को बहुत दूर से मंगाना पड़ता है।
तो ये जो शासक लोग थे लोगों को भेज देते थे कि जाओ दूर से यहाँ से धातु, यहाँ से पत्थर, यहाँ से इन चीज़ें लेके आना है। शासक लोग खूबसूरत मन को सोने बनी आभूषण की कीमतों को अपने पास रखते कि ये मन के जो सिक्के होते हैं उनको मन के बोलते हैं। सोने चांदी के आभूषण अपनी चीज़ें अपने पास, शासक अपने पास रखते थे। लिपिक जो मोहरों पे लिखते थे, ये याद रखिए, लिपिक कभी कभी पूछा जाता है कि लिपिक कौन होते हैं। तो लिपिक जो मोहरों पे लिखते थे हड़प्पा भारतीय संस्कृति में, वो लिपिक, उनको लिपिक कहते हैं। अन्य चीज़ों पे भी लिखते थे लेकिन वो बच नहीं पाई। शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में किसी दूर दूर चीज़ें बनाते थे। ठीक, लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, यात्रा भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और किसी दूर दूर विदेश में गए तो वहाँ से कहानियाँ भी, किस्से भी लेके आए। तो ऐसा जीवन था। मोहनजोदड़ो की सड़क, उसमें बना नाला। अब देखिए एक चित्र मिला है, ये चित्र है, ये कुआं है। एक मिनट, ये एक कुआं है, ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो की सड़क है और नाला है। ये नाला है ना, ये ढके हैं, ये सड़कें हैं। तो ये चित्र है बेसिकली, जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर। ये देखिए, ये जो बाईं ओर है क्या है, एक मोहर है जो हड़प्पा संस्कृति में चलती थी। इस तरह की मोहर के चिट्ठे खास लिपि में, लिपि और भाषा क्या होती, चैप्टर नंबर 1 में, अध्याय 1 में लिपि और भाषा में अंतर है ना। लिपि, जब हम किसी चीज़ को लिखने के लिए जिन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं, और उसी को जब बोलते हैं तो उसको भाषा कहते हैं। लिपि लिखित रूप में होती है, भाषा मौखिक रूप में होती है। तो इस मोहर के ऊपर की चिट्ठी एक खास लिपि में, ये देखिए ना, ये खास है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना, आपको नहीं समझ में आएगा। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं पता चल रहा है इसका अर्थ क्या है। देखिए, कोई नहीं पढ़ पाया कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उस वक्त का कोई व्यक्ति जीवित नहीं है ना। तो एक खास लिपि है, ये एक मोहर है, और ये मिट्टी के खिलौने बच्चों को, देखिए घोड़ा है, हाथी इसमें ना। आगे बढ़ते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। लेकिन नगरों से क्या प्राप्त हुई हैं उसकी चीज़ों में बात करेंगे। पुरातत्वविद जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांच, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई। तांबे और कांच से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पुरातत्वविदों को वहाँ से पत्थर भी मिले हैं, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हड़प्पा घाटी सभ्यता में कौन से धातुओं का प्रयोग किया जाता, तो आप इन धातुओं का नाम देंगे, ये जो 4 धातु हैं। तांबे और कांच से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से केवल गहने और बर्तन बनाए जाते थे, इसे औजार, हथियार नहीं बना सकते थे। वो आपको भी पता है क्यों नहीं बनता, कि सोना और चांदी महंगाई की वजह से नहीं, क्योंकि उनकी जो कठोरता होती है वो कम होती है। अगर उससे कोई औजार बनाएंगे तो उससे किसी चीज़ का काम करेंगे तो हो सकता है वो औजार ही टूट जाए। यहाँ मिली आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। आकर्षक वस्तुएं जो देखने में अच्छी लगती है, मनके मतलब सिक्के, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा की संस्कृति पत्थर की मोहर कैसी होती थी, आयताकार होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए मिले। पकी हुई मिट्टी फेस से बनी कलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पत्थर की मूर्तें आयताकार होती थी, उसमें जानवरों के चित्र होते थे। और सभ्यता के लोग, आपसे पूछा जाएगा कि किस सभ्यता के लोग काले रंग के खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो वो हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, 7000 साल पहले कपास की खेती कहाँ होती थी, मेहनगढ़ में। मेहनगढ़ में लास्ट अध्याय में पढ़ा मेहरगढ़ के बारे में। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला, देखिए मोहनजोदड़ो बहुत
इम्पोर्टेंस है, इसीलिए शायद एक ऋतिक रोशन की मूवी बनी थी मोहनजोदड़ो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट शहर है क्योंकि अक्सर जितनी हड़प्पा घाटी सभ्यता की बहुत सी जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से कपड़े के टुकड़ों के से चांदी के एक फूलदान का ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई मिट्टी और फेस से बनी तकलियाँ सूत कलाई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। अब विशेषज्ञों ने किया है तो विशेषज्ञ क्या होते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। किसी खास चीज़ को बनाने के लिए जो खास प्रशिक्षण लेता है उसको विशेषज्ञ कहते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या 10th में है 12th में, लेकिन जो कक्षा 6 की NCERT है उसमें जो बच्चा होता है बहुत यंग होता है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। इसलिए देखिए यहाँ पे कहा गया है। आप कहोगे कि इसका ये लिखने का अर्थ है, लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि जिस कक्षा के बच्चों के लिए पुस्तक बनी उनको शायद ये नहीं पता होता विशेषज्ञ क्या कहते हैं। तो विशेषज्ञ उसे किसी खास चीज़ को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पच्चीकारी करना। चित्र देखें, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से, देखिए कितने सुंदर ढंग से बनाया, बिल्कुल आज के हिसाब से दाढ़ी का शेप बनाया गया है। आजकल लगते हैं ना दाढ़ी का शेप, ये देखिए बिल्कुल ऐसे बढ़िया ये मूर्ति बनाया गया हुआ है। और कब की बात कर रहे हैं? आज से 4700 वर्ष के आसपास। देखिए कितना बढ़िया सुंदर चेहरा बना हुआ, ये ओठ बने हैं, आंखें बनी हैं और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम हो सकता है। देखिए हम आप नहीं बना पाएंगे। और ये वस्त्र देखिए इसका ना, वस्त्र कितना बढ़िया प्यारा बना है, फूल बने हैं। देखिए हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कारणों प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही। इस लाइन का कोई अर्थ है नहीं, इसी कह रहा है कि हमें नहीं पता कि वो पुरुष ही थे विशेषज्ञ थे कि महिलाएं भी थी, हो सकता दोनों रही हूँ, ठीक है, या केवल पुरुष हो या केवल महिलाएं, जो हमें नहीं पता ना, क्योंकि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फेयंस क्या कहते हैं? फेयंस आया था ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ था ना, फेयंस से बनी ये। तो फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन फेयंस की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले हल्के समुद्री होते थे। फेयंस के से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए। देखिए पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से मिलते थे। पत्थर और शंख जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से मिलते थे, लेकिन फेयंस क्या है? फेयंस को बनाते थे। कैसे बनाते थे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, उन बालू या स्फटिक पत्थर जो होते थे उसको चूड़ा करके मिला लिया जाता था, उनसे वस्तु बनाई जाती थी। फिर उस पर एक चिकनी परत, आजकल चीनी मिट्टी आप देखते होगे, कप वप आप देखते हो तो पहले तो बनता है, उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। और ये चिकनी परत के रंग पहले नीले हल्के समुद्री। ये देखिए फेयंस है ना, फेयंस है बगल में चित्र बना ना, तो उससे फेयंस से ये चित्र बना है, ये फेयंस। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। माफ़ करिए सर्वाइकल का पेशेंट हूँ मैं, पेन हो रहा है। अब देखिए कच्चे माल की खोज में, देखिए अगर आप कोई नगर हैं, आप किसी नगर में रहते तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। अब मार्केट गए आपको सारी चीज़ें मिल जाती, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ें आपके नगर में ही। हो सकता है वो कहीं से एक्सपोर्ट होके आई, किसी भी दूसरे शहर से, दूसरे प्रदेश से या दूसरे देश से आई हो। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उनको भी कच्चा माल चाहिए होता था, जैसे किसी भी चीज़ के लिए, या बर्तन बनाने के लिए या वस्त्र बनाने के लिए या इमारत बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता था, उसके लिए कैसे क्या करते थे। देखिए कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी धातुओं से क्या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। देखिए कच्चा माल दोनों तरीके से होता है, तो प्राकृतिक रूप से मिल सकता है या फिर किसान या पशुपालक या इंसान कोई भी उसको बना सकता है। अब प्राकृतिक रूप से उदाहरण के लिए लकड़ी और धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं।
इनमें फिर से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए कपास को कच्चा माल कहते हैं। तो ये कपास जो किसान ने पैदा किया उसको कच्चा माल कहते हैं। कपास उसके बाद कताई बुनाई कर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या मिले, हमें पत्थर और धातु मिले, लेकिन जब किसान ने उसको कपास को बोया, कपास की खेती की, तो जो कपास मिला उसे क्या कहते हैं, किसान द्वारा उत्पादित कच्चा माल। कपास को बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, कई चीज़ें बहुत मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार कि हड़प्पा के लोग किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो इसको जरूर ध्यान दीजिए कि तांबा, धातुएं कौन सी थी, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये 3-4 धातुएं थी। आपने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है कि तांबा और लोहा से बर्तन, औजार, आभूषण सब कुछ बनाया जाता था, लेकिन सोना और चांदी से या तो बर्तन बनाए जाते थे या आभूषण बनाए जाते थे। तो ये हड़प्पा में मिलते नहीं थे, ये दूर दूर से मंगाते थे। हड़प्पा का लोग तांबे का संभवतः आज के राजस्थान, देखिए आप ये देखा है क्या चीज़ कहाँ से मंगाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है कि क्या चीज़ कहाँ से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिमी, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देशों में ओमान से भी तांबे का, तो तांबे का आयात कहाँ से होता था, ओमान या राजस्थान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। तो जब तांबा कहाँ से मंगाते, तांबा या तो राजस्थान से मंगाते थे या पश्चिमी एशिया देश ओमान से मंगाते थे। कांसा 2 धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और टिन। तो तांबा मंगा लिया हमने राजस्थान और ओमान से। अब कांसा बनाने के लिए टिन कहाँ से मंगाते हैं, टिन मंगाते हैं आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, कि सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, अब भोजन कैसे आता था नगरों में? लोग आज की तरह जोमेटो, स्विगी नहीं थे ना, कैसे आता था? लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। आज भी जैसे भारत की लगभग 70% आबादी गाँव में रहती है, तो लोग नगरों के अलावा गाँव में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते। कौन? जो गाँव में रहते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। अभी देखिए वहाँ पे धातु देखा आपने, अब यहाँ पे देखिए वहाँ का उनका अनाज क्या है। गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। ठीक है, क्या होता था कि जो लोग नगर में कौन रहते थे? शासक, लेखक या दस्तकार। और गाँव में रहते थे किसान और चरवाहे। तो जो गाँव में अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, चरवाहे जानवर पालते थे, किसान जानवर उगाते, यही खाने के सामान शहर वालों को देते थे। आज भी वही होता है, गाँव में किसान खेती करता है, वही लाके शहरों में उसका प्रोसेस किया जाता है, फिर वो पिज्ज़ा, बर्गर सब उसी से बनता है। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये देखिए एक नई बात आई ना यहाँ पे, अभी पिछले 3 अध्यायों में नहीं पढ़ा ना कि हल का प्रयोग कहाँ से, जो आज के ज़माने में ट्रैक्टर वैक्टर हो गया, पहले हल का ही होता था। तो हल का प्रयोग ज़मीन की जुताई के लिए, हल का प्रयोग मदर इंडिया गाने में ना देखा ना, हल चलाते हुए, वही वो कहाँ हुआ? हड़प्पा काल से। एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल नहीं मिले हमें, क्योंकि ये लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी की संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती है। देखिए उन्होंने फिर एक कल्पना की कि हल तो नहीं बचे, लेकिन जो लकड़ी के खिलौने मिले हल्के आकार के बच्चों के, उससे पता चलता है कि यहाँ पे हल का प्रयोग हो जाता था। ठीक है, जो चीज़ यूज़ हो रही है उसी के खिलौने बनेगी ना। गाड़ी यूज हो रही तो बच्चों की गाड़ी के खिलौने बनते ना। तो बारिश कम होती थी क्षेत्र में,
तो तरीके क्या थे? फिर जब बारिश कम होती सिंचाई कैसे करेंगे? पानी का संचय करेंगे, फसलों की जब संचय करेंगे, जब ज़रूरत होगी तो सिंचाई करेंगे। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरियां ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में देखिए, एक मैंने बताया ना, आपने वहाँ पे देखा ना, धौलावीरा गुजरात में था। गुजरात में लोथल भी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में सिंध प्रांत में यहाँ पे हड़प्पा घाटी संस्कृति है, सभ्यता है। हरियाणा में भी है। तो वहाँ पे एक नगर है गुजरात में, धौलावीरा, उसके बारे में पढ़ते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, कच्छ का रण सुना होगा आपने, अगर कभी जीवन में मिले एक बार जाइएगा जरूर। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धौलावीरा में साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौला नगर 3 भागों में। ये खासियत थी। क्यों उसका सूक्ष्मीकरण किया? क्योंकि बाकी जो हड़प्पा घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को क्या कहते थे? नगर 2, और पूर्वी भाग को निचला नगर। तो धौलावीरा नगर 3 हिस्सों में बटा था। बाकी हड़प्पा के नगर 2 हिस्सों में थे, पर धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटे वस्तुओं में बनाए जाते। देखिए, धौलावीरा की हम क्यों निरीक्षण करें, क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें अलग थी। धौलावीरा पहले तो 3 भागों में विभक्त था। बाकी हड़प्पा के जो नगर थे, हड़प्पा घाटी सभ्यता की, मैं हड़प्पा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके जो बाकी के जो नगर थे वो 2 भागों में थे और धौलावीरा 3 भागों में था। लेकिन हर भाग में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, मैं कल्पना कीजिए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। उस दीवारों, भाई जब दीवारें बनाई गई तो अंदर जाने के लिए बड़े बड़े गेट बनाए गए थे जिन्हें प्रवेशद्वार बोले गए, और एक बड़ा सा मैदान था खुला जिसमें लोग कार्यक्रम आयोजित करते थे। सबसे जो कभी कभी पूछा जाता है कि बड़ा अभिलेख कहाँ मिला, तो ये जरूर याद रखिएगा, कुछ अवशेषों हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया। देखो हड़प्पा, इसमें क्या हुआ कि एक अभिलेख मिला, मतलब पत्थर थे उसमें बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा लिपि खुदी पाई। क्या लिखा है पता नहीं है क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाए, लेकिन पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। इन अभिलेखों को संभवतः देखिए पत्थर में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया, फिर उसको लकड़ी में सजा दिया गया। ये एक अनोखा अवशेष के आमतौर पर के लिए देखिए कि ये अनोखा अवशेष क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमें अवशेष मिले थे उसमें क्या ले मोहर जैसे छोटे बच्चों पे हड़प्पा के लेख मिलते थे, लेकिन ये क्या था, इसमें बड़े बड़े अक्षरों पत्थरों में लकड़ियों में जड़ा गया था, बहुत बड़े बड़े थे, तो इसलिए एक अनोखा धौलावीरा है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक नदी किनारे बसा लोथल नगर। अब देखिए एक शहर है नौतक, कौन से हो गए हड़प्पा में। अभी हम किन किन शहरों की बात कर ली? हड़प्पा जहाँ पे सर्वप्रथम हमें अवशेष मिले इस सभ्यता के, फिर मोहनजोदड़ो जहाँ महान स्नानागार बना, फिर मिला हमें लोथल, फिर मिला धौलावीरा। ठीक है, तो अब देखिए अब बात करेंगे हम लोग लोथल की। अभी तक धौलावीरा में मैं क्या अलग था वो देख लिया, अब लोथल में। लोथल एक, अब बात करते हैं लोथल की। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान में बसा जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कहाँ पे है लोथल? लोथल है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी मैंने आपको दिखाया था अभी, खंभात की खाड़ी है गुजरात में। ठीक है, उसके साबरमती की उपनदी के किनारे, साबरमती के किनारे नहीं, साबरमती की उपनदी के किनारे एक नगर है लोथल। वहाँ की विशेषता क्या, वहाँ कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता है। अच्छा, कीमती पत्थर मिल जाता है तो उनसे बनने वाली चीज़ें भी आसानी से बनेंगी, क्योंकि जिस चीज़ की एबिलिटी है आपके पास तो वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, उनसे बनी हुई चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। यह पत्थरों, शंको, धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे कीमती पत्थर मिलता है। इन्हीं पत्थरों से शंख, पत्थर से बनने वाली चीज़ें और धातुओं से बनने वाली चीज़ें बनाई जाती थी। इस नगर में भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्राकन या मोहरबंदी यानी सील करते हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे स्लाइड में है। यहाँ पे एक इमारत मिली जहाँ पे संभवतः मनके बनाने का काम होता है। मनके क्या होता था? चांदी के सिक्के या धातु के सिक्के जो चलते थे। कैसे पता कि ये इमारत जो है यहाँ मनके ही बनते थे? कैसे परखा हमने, कैसे सोचा हमने? हमारे पास कोई लिखित तो सबूत है नहीं। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले। उस इमारत में हमें क्या मिला? पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अधबने मनके मिले हैं, मनके बनाने वाले उपकरण मिले हैं, तो तैयार मनके भी मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस इमारत में मनके बनाने का काम होता था। लोथल का बंदरगाह है, ये देखिए बंदरगाह है, जहाँ पे यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, ये बंदरगाह है, यहाँ पे जो बंदरगाह काम होता है कि सिर्फ आके रुकेंगे और वो करेंगे। और ये है देखिए सीलिंग क्या होती है? आज के जो आपने पिक्चरों में देखा होगा या कभी कभी लाइव भी देखा होगा, मुझे तो नहीं लगता बहुत हुआ। वो क्या होता है? मोम में किसी भी चीज़ को सील करके उसमें कपड़ा चढ़ा के उसमें मोम या कुछ ऐसी पदार्थ डाल के, जो पहले तो गीला हो बाद में वो टाइट हो जाए, उसमें डाल के उसमें मोहर मार देते हैं आजकल के ज़माने में। यही काम पहले गीली मिट्टी में होता था, मोम नहीं था, गीली मिट्टी में होता था, तो उसी को सीलिंग कहते हैं। मोहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बे और थैले को चिन्हित करने के लिए जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टियाँ पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर के छाप को मोहरबंदी कहते हैं। इसी को मोहरबंदी कहते हैं। मोहरबंदी भी ना, देखिए ये मोहर लगी ना, आयताकार चौकोर मोहर। ये गीली मिट्टी किसी बोरी के ऊपर पहले गीली मिट्टी लगा दी, फिर उसमें मोहर मार दी और मिट्टी सूख गई। अगर छाप टूटी नहीं होती तो ये साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़। अब ये जब सूख गई, अगर मान लो उसको आप खोलोगे तो मिट्टी को हटाना पड़ेगा ना, तो इससे पता चलता है कि सीलिंग टूटी नहीं है। सभ्यता का अंत, सभ्यता का विकास हुआ तो सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, जो भी है वो कल्पना है। तो क्या कल्पना? देखिए, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गी निगाह में घर बनाए। ये हुआ, पर क्यों हुआ पता नहीं। ये हुआ, लेकिन क्यों हुआ पता नहीं। बदलाव क्या हुए कि अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का उपयोग बंद हो गया, ये सब बंद हो गए। कच्चा माल आना कम हो गया। सड़कों पर कचरों के ढेर बनने लगे। जल निकाल प्रणाली नष्ट हो गई, जो सीवरेज देखा था हम लोगों ने। सड़कों पर झुग्गी निगाह घर बनाए जाने लगे। अब ये सब क्यों हुआ कुछ नहीं पता। हर विद्वान के, कुछ विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, तो वही पढ़िए, बस पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। तो नदियाँ सूख गई और जंगलों का विकास क्यों? क्योंकि जब ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत, लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, तो सूख गई। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, समझ रहे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ये अलग अलग मत हैं सभ्यता के अंत के, पर कोई भी पुख्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। पूर्व और दक्षिण चले गए, पूर्व में दक्षिण के नई बस्तियों में जाके बस गए। ठीक है, तो और नए नगरों का विकास कब हुआ? इनके पतन के 400 वर्षों बाद। इस सभ्यता के पतन के 400 वर्षों बाद नए नगरों का विकास हुआ, इनमें हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।